Learner, my name is Ruchi Gupta. Welcome to my channel रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट। इस वीडियो में हम जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड। तो इसमें हम जो है कि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ, आपका यूपीएचएससी के लिए और यूपीपीएससी के लिए, और आपका जो है जीआईसी का जो पेपर आ रहा है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और जो आप अगर कोई पीजीटी या टीजीटी का है उसको भी देखना है तो देख सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है हर एक चीज़ के लिए, ठीक। तो इसमें जो है कि हम थोड़ा विद एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो पहले हम मर्केंटलिस्ट के बारे में जानते हैं कि मर्केंटलिस्ट क्या है। तो ये मर्केंटलिस्ट जो है कि हमारे जो पुराने टाइम में थे, जैसे कि अराउंड 1600 में और 1600 में उस वक्त के टाइम थे, हम एडम स्मिथ से पहले मर्केंटलिस्ट ही थे, ठीक। तो वो लोग जो थे वो प्रेफर करते थे जो है जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब वो ट्रेड जो था उनका, वो जो है इंपोर्ट बहुत कम करते थे और एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे। उसकी वजह ये थी कि वो अपने पास जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ज़्यादा करना चाहते थे, और वो तभी होगा जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगा। और उस वक्त जो है गोल्ड और सिल्वर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, और जो है करेंसी इसी की होती थी। तो इससे जो है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ गोल्ड और सिल्वर अपने पास जो है कंज्यूम नहीं मतलब एज ए रिजर्व करके रखते थे। और वो आर्मी जो मर्केंटलिस्ट है वो आर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पावर को जो है कि डेवलप करना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी बनाते थे और लोगों को जो है कि, तो ये मर्केंटलिस्ट व्यू है जो कि ट्रेड से रिलेटेड है, कि ये पूछते हैं जीरो सम गेम, ठीक। और ये एक्सपोर्ट सरप्लस पे जो है कि दिखाते हैं। अब हम आते हैं एडम स्मिथ के जो है एडवांटेज थ्योरी पे, ठीक। एडम स्मिथ का जो है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, इसके बारे में हम बताते हैं। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो दिया है एडम स्मिथ ने दिया है। एडम स्मिथ सबसे पहले अगर आपको पूछे तो ये जो है फ्री या बोल सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, ठीक, फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा, ये इनविजिबल हैंड की बात करते हैं, यानी कि ये कहते हैं कि मार्केट में हमारा एक ऐसा मैकेनिज़्म या आप बोल सकते हैं एक ऐसी हिंदी में बोलते हैं अदृश्य शक्ति, या आप बोल सकते हैं कि हाँ अदृश्य शक्ति, ठीक। ये इस तरीके से एक कोई चीज़ काम करती है जो प्राइस और वेजेज में थोड़ा सा भी अप डाउन होता है तो वो अपना जो है मार्केट जो है उसे ठीक कर लेती है, वो जितनी भी इंस्टेबिलिटी होती है उसे वो ठीक कर लेती है, ठीक। इसके अलावा ये कैपिटलिस्ट के बारे में बात करते हैं, और ये फ्री ट्रेड के बारे में बात करते हैं एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ के बारे में आपको जैसा कि पता है कि ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, ठीक। और इनकी ये बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन, नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इन 1776 में आई थी। और ये जो है कि एडम स्मिथ भी जो है जीरो सम गेम को मानते थे। एडम स्मिथ जो है जीरो सम गेम को मानते थे। अब एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी कहती क्या है? एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ये कहती है कि जब दो कंट्री उन्हें अपने 2x2 ये मार्केट को लेकर चलते हैं, यानी दो कंट्री है, दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, दो कंट्री है और दो गुड है, ठीक। अगर किसी भी जो है कि किसी भी कंट्री को जो है किसी भी गुड में अगर एडवांटेज है तो वो जिसमें एडवांटेज है उसका एक्सपोर्ट करे, और जिसमें डिसएडवांटेज है उससे जो है इंपोर्ट करे, ठीक। ये एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी यही बताती है। और इससे रिलेटेड जो है डाटा होता है, डाटा को आप किस तरीके से करते हैं ये जो है कि इम्पॉर्टेंट है। और ये मैंने आपको अपने एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक। ये हमारा हो गया एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के बारे में। फिर ये जो है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ये बताती है कि इन्होंने ये तो बताया कि एक में एडवांटेज हो, एक में एडवांटेज नहीं हो, ठीक। लेकिन अगर प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि अगर कोई कंट्री है उसको दोनों में एडवांटेज हो, मतलब दोनों में जो है कि एडवांटेज हो, दोनों में वो अच्छा कर रही है, दूसरी कंट्री दोनों में अच्छा नहीं कर रही है, तो किस तरीके से वो गेन फ्रॉम ट्रेड करे, यानी किस तरीके से वो ट्रेड में जाए। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए जो है हमारे जो रिकार्डो हैं वो
रिकार्डो ने जो है कि आपको उस चीज़ को प्रॉब्लम को ओवरकम किया और उन्होंने जो है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी दिया, या बोल सकते हैं लॉ ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी को दिया। ठीक, इसमें जो है कि इन दोनों का कंपैरिजन किया जाता है, कंपैरिजन करके उन्हें जिनमें ज़्यादा एडवांटेज होता है, क्योंकि आफ्टर द डेट ट्रेड जब होने लगता है तो ये स्पेशलाइज हो जाते हैं, और स्पेशलाइज हो जाते हैं तो जिसमें इनको ज़्यादा कंपैरेटिव एडवांटेज होता है वो उस गुड का जो है एक्सपोर्ट करते हैं, और जिसमें डिसएडवांटेज होता है ये जो है इंपोर्ट करते हैं। ये हमारा जो है रिकार्डो ने कहा था। रिकार्डो के बुक का क्या नाम था? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। ठीक, ये इनके बुक का नाम था, जो कि 1817 में आया। ये आप करेंगे तो इससे आपको क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हो रही है। पहला तो ये कंप्लीट हो रही है कि क्रोनोलॉजी आपको पता चल रही है कि मर्केंटलिस्ट आया, फिर एडम स्मिथ आया, फिर हमारे जो है रिकार्डो आए, रिकार्डो के बाद फिर हमारा आ जाएगा अपॉर्चुनिटी कास्ट जिसको हैबरलैंड ने दिया है, फिर उसके बाद जो है जे.एस. मिल आएंगे, मतलब उसके पहले जो है ऑफर कर आएगा, फिर हमारा जो है जे.एस. मिल आएंगे जिनकी रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी है, आफ्टर दैट एचओ आएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी कराई है। एक तो ये आपका क्रोनोलॉजी आपका हो गया, दूसरे आपके 2 बुक्स हो गए, तीसरी आपकी थ्योरी भी कवर होती जा रही है। ठीक, और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ इस तरीके से आप सुनेंगे और आपने नोट किया तो आपको ये अच्छे से याद भी हो जाती है। और अगर आपको इन तीनों के बारे में डिटेल आपको विद एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पे आपको जो है एब्सोल्यूट, कंपैरेटिव, ये सारी जितने भी थ्योरी है आपको विद डिटेल है में दी हुई। अभी मैंने जो है सैमुअल्सन की थ्योरी कराई थी और स्टॉपलर-सैमुअल्सन भी कराई, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन, और मैं बहुत जल्दी रिबंजिस्की थ्योरम भी डालने जा रही हूँ, क्योंकि ये 4-5 थ्योरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो वेल्थ ऑफ नेशन, ये एडम स्मिथ हो गया हमारा। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में भी हो गया कि रिकार्डो ने दिया है। अब हमारी जो है कि नेक्स्ट है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी इज गिवन बाय डेविड रिकार्डो, और इसमें जो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू ये पूछता है हमेशा, और एक होता है सरप्लस थ्योरी ऑफ वैल्यू। सरप्लस थ्योरी ऑफ वैल्यू ये हमारा मार्क्सिज्म यानी मार्क्स ने दिया था, कार्ल मार्क्स ने। ठीक, ये इन्होंने दिया था, जो कि मर्केंटलिस्ट में ही एक तरीके से आते हैं कार्ल मार्क्स, जो कि हमारे एडम स्मिथ के पहले हैं। तो हम कार्ल मार्क्स की थ्योरी के बारे में आपको आने वाले 1-2 दिनों में आपको कार्ल मार्क्स की जो है थ्योरी आपको विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, क्योंकि कार्ल मार्क्स की थ्योरी बहुत ही लंबी है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको कार्ल मार्क्स की थ्योरी मिल जाएगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं अच्छे से आपको समझाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ, और वहाँ पर उन्होंने सरप्लस वैल्यू ऑफ लेबर दिया है, ऑर्गेनिक कंपोजिशन वगैरह के बारे में, वो सारी चीज़ें उनके बुक का नाम आपको सब मिल जाएगा, मैं आपको दे दूँगी बहुत जल्दी 1-2 दिनों में। फिर उसके बाद जो है ये आ गया हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। तो अब ये अपॉर्चुनिटी कास्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, जब कंपैरेटिव कास्ट हमारा आया तो कंपैरेटिव में क्या था कि एक कंट्री को जो है जिसमें कंपैरेटिव एडवांटेज ज़्यादा है वो करेगा एक्सपोर्ट, और जिसमें कम है उसमें करेगा इंपोर्ट। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि अगर एक कंट्री को दोनों में ही कंपैरेटिव एडवांटेज हो और दूसरी को दोनों में ही कंपैरेटिव डिसएडवांटेज हो तो वो किस में जो है कि ज़्यादा करेगी। तो जब ये हम जो है कि एब्सोल्यूट टर्म्स में करते हैं तो कंपैरेटिव एडवांटेज का वैल्यू जो है दूसरी आती है, और जब तब उसकी ज़रूरत हमें पड़ी अपॉर्चुनिटी कास्ट की। ठीक, क्योंकि जब एब्सोल्यूट करते हैं आप तो आपको वहाँ से डायरेक्ट लग, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी करते हैं तो अपॉर्चुनिटी में आपको जो है समझ में आ जाता है कि आपको जब दोनों में सेम कंपैरेटिव एडवांटेज है तो आपको किस में ज़्यादा बेनिफिट होगा। तब यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी कास्ट की थ्योरी आई और इसे दिया था हैबरलैंड ने इन 1936। देखिए, यहाँ पे भी आपकी क्रोनोलॉजी आपकी कवर हो गई, टू ओवरकम द कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। तो इसके बाद जो है अपॉर्चुनिटी कास्ट थ्योरी आई, जिसको बोलते हैं कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूजेज, यानी कि उसका अल्टरनेटिव यूज जो हम सेक्रीफाइस करते हैं किसी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, वो उसकी कास्ट हो जाती है। तो फिर इस अपॉर्चुनिटी कास्ट को हमने जो है अपॉर्चुनिटी कास्ट को जो है कि हमने ऑफ़र कर्व के थ्रू जो है सॉल्व किया कि अपॉर्चुनिटी कास्ट के बारे में जब हमें पता चला कि कौन सी है जिसमें हमें ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, तो हम
कैसे हम उसको ट्रेड करेंगे, तो हमने जो है कि ऑफ़र कर्व, जब एक कंट्री कितना ऑफ़र करती है किसी इंपोर्ट के बदले, तो वो जो है कि हमारा जे.एस. मिल ने दिया था। तो हम नेक्स्ट अब देखते हैं क्या हमारा है। तो द लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी इज समटाइम्स नोन एज लॉ ऑफ कंपैरेटिव कास्ट, फिर द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज्ड इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कास्ट। ये हो गया आपका। अब आपका जब अपॉर्चुनिटी कास्ट आया तो अपॉर्चुनिटी कास्ट को आप कैसे सॉल्व करेंगे। अपॉर्चुनिटी कास्ट को सॉल्व करने के लिए आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर की ज़रूरत है। और ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर किस तरह का होता है, ये हमारा जो है लीनियर भी होता है, यानी कांस्टेंट होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है और कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है, यानी इंक्रीजिंग ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर विद इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर विद डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट, और ये हमारा जो है कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कास्ट। ये 3 तरीके के हमारे जो है अपॉर्चुनिटी कास्ट आएंगे, जिसके साथ आप जो है कि सॉल्व करेंगे कि कौन से वाले में पीपीसी हमारा जो है इम्पॉर्टेंट है। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर क्या बताता है, इसमें ये बताता है कि 2 गुड प्रोड्यूस होता है कि और एक्स गुड की 1 यूनिट को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए हम वाई की कितनी यूनिट को जो है सेक्रीफाइस करते हैं, एम पी एक्स अपान एम पी एम सी मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से जो है हम यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी कास्ट को सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद जो है कि हमारा यहाँ पे पढ़ लेते हैं पीपीसी। तो इज अ कर्व दैट शोज द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ द कमोडिटीज दैट अ नेशन कैन प्रोड्यूस बाय फुल्ली यूटिलाइजिंग ऑल ऑफ इट्स रिसोर्सेज विद द बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू इट, यानी हमारी जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग हम कितनी अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करके कौन से अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन को चूज करते हैं, ये हमारा पीपीसी बताता है। पीपीसी आपका देख लिए यहाँ पे मैंने बताया ना कि कब हमारा इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट होगा, स्ट्रेट लाइन और कॉन्वेक्स ये होता है। ठीक, तो अपॉर्चुनिटी कास्ट जो है कि एक्सप्लेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, जिसको कि हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। और स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने आपको अभी बताया, ये हमारा जो है, या बोल सकते हैं आप डी वाई बाई डी एक्स चेंज इन ये, या एम सी एक्स अपान एम सी वाई, और जो है कि ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये हमारा डिमिनिशनिंग होता है अकॉर्डिंग टू द पीपीसी। पीपीसी कैसा हो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये जो है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि अगर हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे ऐसे होगा तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये हमारा स्लोप जो है डिक्रीजिंग है, लेकिन यहाँ पे ये जो आपका ये आएगा ये कांस्टेंट ही आएगा हर जगह। ठीक, ये जो है कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे हमारी एमआरटी कांस्टेंट रहेगी। ठीक, और एक ये है यहाँ पे हमारी एमआरटी जो है डिक्रीजिंग रहेगी। ये जो कर्व ट्रायंगल बनेगा ना, वो ट्रायंगल यहाँ पे बड़ा होगा, उसके बाद ये छोटा 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 होता जाएगा। एंड जब ये इंक्रीजिंग होगा हमारी पीपीसी, तो ये एमआरटी हमारा जो है ये बड़ा होता जाएगा। ठीक, ये इस तरीके से होता जाएगा। तो ये एमआरटी का जो ये हमारा जो स्लोप बताता है, पीपीसी का जो स्लोप है, ढलान है, वो हमारा जो है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बताता है। और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स फॉर वाई, यानी इसको हम लिखेंगे ऐसे एम आर टी एक्स फॉर वाई टू द अमाउंट ऑफ वाई दैट अ नेशन मस्ट गिव अप, यानी कि जब हम एक्स की 1 यूनिट ये वाली हम प्रोड्यूस करने के लिए करेंगे, हम x1 से अब हम x2 प्रोड्यूस करेंगे, तो अब हम y1 से y2 तक आने में कितना हम y की जो है क्वांटिटी जो है सेक्रीफाइस करते हैं, छोड़ते हैं, गिव अप करते हैं ईच एडिशनल यूनिट टू प्रोड्यूस ऑफ ईच एडिशनल यूनिट ऑफ x के लिए। तो ये हमारा जो है एमआरटी मेजर करता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया एमआरटी के बारे में, एमआरटी हमारा मेजर करता है। नेक्स्ट, एन आइसोक्वांट इज अ कर्व। आइसोक्वांट हमारा जो है दूसरा है, पीपीसी आपका दूसरा है। आइसोक्वांट जैसे आपका आइसो हमारा इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन है,
ये हमारा कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन के लिए है, ठीक। उसी तरह हमारा प्रोड्यूसर के लिए हमारा आइसोक्वांट है, यानी इंडिफरेंस कर्व का जो है आपको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बताता है कंज्यूमर का बिटवीन अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड, ठीक, टू बंडल ऑफ गुड। उसी तरह आइसोक्वांट है वो हमारा प्रोडक्शन का बताता है और प्रोड्यूसर के लिए बताता है, जो कि दो बंडल ऑफ दो फैक्टर के कॉम्बिनेशन को बताता है, जिससे हम मैक्सिमम यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सके विद लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। यानी कि आइसोक्वांट के साथ जो हमारी आइसो कॉस्ट लाइन होगी वो वहाँ पे ऐसे टच करके जाएगी, ये आइसो कॉस्ट हो जाएगी, यानी कि हमारी जो प्रोडक्शन के लिए कितनी बजट है, कितनी कास्ट है हमारी में, और ये हमारी जो है हमारी आइसोक्वांट जहाँ पे हमें प्रोड्यूसर को मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है विद जो है मिनिमम लेवल ऑफ इनपुट्स, यानी कि हमारा जो कास्ट लाइन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक। तो ये हमारा आइसोक्वांट और आइसोकास्ट हो गया। तो एन आइसोक्वांट इज अ कर्व shows the various combination of two factors that a firm can use to produce a specific level of output। और आइसोक्वांट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बिल्कुल ही इंडिफरेंस कर्व की तरह होते हैं, यानी दे आर नेगेटिवली स्लोप्ड होते हैं, ये इस तरीके से होते हैं कॉन्वेक्स फ्रॉम द ओरिजिन। और यहाँ पे जो है कि अगर हायर लेवल ऑफ आइसोक्वांट है तो वो मैक्सिमम वाला जो है मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ प्रॉफिट देता है, आउटपुट देता है, और लोअर वाला लोअर देता है। और ये जो है इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब हमारा आइसो कास्ट लाइन को आइसोक्वांट हमारा टच करेगा, कट नहीं करेगा, टच करेगा। और दो आइसोक्वांट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ये इस तरीके से इस तरह से नहीं हो सकता। और आइसोक्वांट लाइन हमारा जो है एक्सिस को जो है काट नहीं सकता, ये इसी तरह जाएगा, ठीक। तो अब हम यहाँ पे जो है आइसोक्वांट के जो है कि उसके स्लोप के बारे में पढ़ने के बाद हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फिर उसके बाद जो है द स्लोप ऑफ आइसोक्वांट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। देखिए तीन चीज़ें हैं, एमआरएस, एमआरटीएस, एमआरटी। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये है हमारा इंडिफरेंस कर्व का स्लोप। एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये है हमारा पीपीसी का स्लोप, जो कि ऑपर्चुनिटी कॉस्ट को सॉल्व करता है, ठीक, और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के लिए। और ये है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, जो कि हमारा प्रोड्यूसर के लिए है। और ये हमारा जो है ये हमारा जो है इसका स्लोप आइसोक्वांट का स्लोप होता है, और ये हमारा प्रोड्यूसर के लिए बताता है कि प्रोड्यूसर को कितना आउटपुट मैक्सिमम आउटपुट मिल सकता है विद लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, ठीक। तो यहाँ पे ये हमारा तीनों हो गया, और ये भी हमारा जो है प्रोडक्शन से ही रिलेट करता है। और फिर हमारा टीएस यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का जो कर्व स्लोप होता है वो भी डिमिनिशनिंग होता है, ठीक। लॉ ऑफ डिमिनिशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी सबसे पहले हमारा जो है मार्शल ने दिया था, उनके ऊपर हमारा ये डिपेंड करता है। अब हम जो है कि यहाँ पे आज इसको ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके यहाँ से जो है एक्सप्लेन करेंगे। और उसके अभी जो है आज के बाद हो सकता है आज ही या जो है कल आपको जो है फिलिप्स कर्व की वीडियो मिल जाए, और फिलिप्स कर्व के साथ साथ आपको इन्फ्लेशन, क्योंकि यूपी पीजीटी में जो है इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें उन्होंने पूछा था कि अगर हमारा एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया जाए तो सप्लाई कर्व कहाँ पे शिफ्ट करे, फिलिप्स कर्व कैसे मूवमेंट करेगी, इस तरीके की चीज़ें उसमें क्वेश्चन पूछी थी। तो आपको जब मैं आज या कल तक फिलिप्स कर्व की वीडियो दूँगी उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, क्योंकि जो है कि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।